गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत एग्ज़ाम के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग करने का जो उनका उद्देश्य होता है, कंपाउंड बनाना, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना। एक आपस में ये केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, कि कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपस में एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग के माध्यम से कॉम्बिनेशन करते ही क्यों हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं वो और केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो कारण है, डिक्रीज इन द एनर्जी। डिक्रीज इन द एनर्जी, it is a fundamental truth that all natural systems tend to lose potential energy and become more stable। तो ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि नेचुरल सिस्टम में जो प्रत्येक जो सिस्टम होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ सिस्टम दैट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इज़ लेस स्टेबल। और जो दूसरी बात है कि आपका किसी भी सिस्टम में जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसको कम स्टेबल, लेस स्टेबल बनाती है। It is observed and fact that a bonded state is more stable than unbonded state। तो ऐसा पाया जाता है कि जब एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो जो फॉर्मेशन होती है वो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देन वो अकेले यूनाइटेड जो फॉर्म होती है, यूनाइटेड फॉर्म में उसकी स्टेबिलिटी एलिमेंट्स की बढ़ जाती है फ्री स्टेट से। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट द बॉन्डेड स्टेट हैज़ लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन अनबॉन्डेड स्टेट। और ये इसके पीछे का जो तथ्य है, जो कारण है कि जो बॉन्डेड स्टेट की जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अनबॉन्डेड स्टेट से कम होती है, और जिसके कारण ये क्या होते, स्टेबल हो जाते हैं। हैंस, तो इस प्रकार से व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर दे कंबाइन ओनली अंडर द कंडीशन दे आर डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एनर्जी की टर्म में हम लोग बात करें तो एनर्जी की टर्म में हम लोग इस बात को इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं कि अगर कोई दो एटम आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस कंडीशन पर करते हैं कि वे दोनों अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ करें। क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करने से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करके आगे हम लोग देखते हैं। When two atoms each other approach each other, new force of attraction and repulsion come to play। जब दो एलिमेंट ए और बी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन पर एक प्रकार का नया, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, एक नया फोर्स जनरेट होता है। The force of attraction are between the nucleus and one atom of the nucleus and other. The force of repulsion are between the two nuclei as well as the between of the electron of the two atom। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एटम्स होता है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगता है।
जबकि अगर मैं बात करूं जो दो एटम होते हैं, दो एटम के आपस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है इस एटम का, ए एटम और बी एलिमेंट का एटम, तो ये भी क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं ये दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इस प्रकार से दोनों के कांटेक्ट में आने पे, दोनों एलिमेंट के कांटेक्ट में आने पर उन पर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों प्रकार के फोर्स काम करते हैं। The force of repulsive are between two nuclei as well as between the electron of two atoms. If the net result is attraction and total energy of system is decreased, the chemical bond result. यदि हम कहें कि जो अट्रैक्शन का जो नेट रिजल्टेंट है वो टोटल एनर्जी से कम होता है, तो इससे केमिकल बॉन्ड बनती है। नो केमिकल बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल इफ़ नेट रिजल्ट इज़ रिपल्सिव। अगर कोई भी रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई भी जो बॉन्डिंग होगी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ये तो था पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। दूसरा है आपका लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल के अनुसार जैसे कि जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस केमिकली रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्टेट जो होती है ऑक्टेव कंप्लीट होती है। उनके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं कंप्लीटली, जिसके कारण वे रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, तो वे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, या परस्पर साझेदारी करते हैं, या किसी भी प्रकार से भी केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो सके। तो नोबल गैसेस आर नोन for their lack of chemical activities, and there are known compound of helium, neon and argon. Why are these elements so unreactive towards the elements? These elements have electronic structure consist of filled outermost cell, except of the helium whose electronic configuration is 1s2 and s and p subcell. The highest energy level contain total 8 electrons. It therefore conclude that S2P6 configuration is the outer energy level constituent of the structure of maximum stability and therefore minimum energy. तो अगर हम कहें कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वो S2 और P6 है, तो यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होगी। तो यही तो स्टेबल कंडीशन होती है, मिनिमम एनर्जी विद द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी को अटेन कर देती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितने भी आपके इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो हीलियम को हम लोग छोड़ सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर केवल 2 है। बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 3s2 3p6, 4s2 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो इस प्रकार से जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका S2P6 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ ये मिनिमम एनर्जी वाला भी होता है। द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हेन एंटर इनटू अ केमिकल कॉम्बिनेशन ट्राई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब ये दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दूसरे संपर्क में आने पर ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू अटेन देयर आइदर 2 इलेक्ट्रॉन
when there is only one energy cell or 10 electron in the outermost level to which is the maximum stability and minimum energy। तो वे अपने आखिरी सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एस सब सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पी सब सेल है तो वो आपके सॉरी पी और एस है तो आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे कि वो भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकें और मिनिमम एनर्जी को। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का जो भरसक प्रयास करते हैं, इसको हम लुईस ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी है वो आपकी वैलेंसी थ्योरी के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से आपने आज जो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे बेसिक चीज़ ये चीज़ सीखी कि ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, इसके पीछे केमिकल बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ जो एलिमेंट्स के साथ ये सभी एलिमेंट के साथ ये आपस में कंबाइन करते, तो इसके पीछे का कारण क्या है। उम्मीद है बच्चों को ये कारण समझ में आए होंगे। धन्यवाद।